हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। कल हमने 50 एमसीक्यूज कर लिए थे। आपको पता है 50 एमसीक्यूज मैंने आप लोग को बताए थे और साथ साथ में उससे रिलेटेड मैंने कई सारे फैक्ट्स आप लोग को वहां पे बताए थे। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 एमसीक्यूज और लेके आया हूं। कल आप लोग के कमेंट्स देखे मैंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मैं सभी का। तो यहाँ पे जो आज हमारे 50 एमसीक्यूज होंगे, ये 50 तो सिर्फ क्वेश्चन होंगे। 200 से ऊपर मैं आपको यहाँ पे चीजें बता दूंगा, क्वेश्चंस बता दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इंडियन कैलेंडर फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, यानी कि जो भारत का जो कैलेंडर है वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत या फिर ग्योर्गियन कैलेंडर? तो यहाँ आपको पता है, जो हम लोग न्यू ईयर जिसे हम बोलते हैं ना, वो तो ग्रिगोरियन कैलेंडर। और लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो हमारा एक तरीके से क्या होता है, जो पैटर्न है इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से जिसे अपनाया गया, दैट इज शक संवत। अब ये शक संवत को 78 एडी में, 78 एडी में कनिष्क ने, ओके ये कनिष्क है, कनिष्क एक राजा था भारत का, उसने ये क्या करा था, स्टैब्लिश किया था। और ये किस डायनेस्टी से था? तो ये था कुषाण डायनेस्टी से। आप लोग लिखते हुए जाना, और इसकी पीडीएफ में आपको शाम तक आपके जो एग्रीबी चैनल है उसमें भी दे दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल है। ओके, अब इसने क्या करा था कि जो ये 78 एडी है, 78 एडी में कनिष्क ना राजा बना था, इस वजह से इसने इसको स्टार्ट किया था। दूसरा है विक्रम संवत। विक्रम संवत को 58 बीसी में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ईसा पूर्व की 58 बीसी में, यहाँ पे जो विक्रमादित्य था राजा था, कहाँ का? उज्जैन का। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, इसने 58 बीसी में क्या करा था, किसको हराया था? शकों को हराया था, शक। ओके, सर शक जो क्या थे, पर्टिकुलरली एक डायनेस्टी थी, उसको हराने के बाद विक्रम, जो यहाँ पे विक्रमादित्य राजा था, उसने विक्रम संवत की स्टैब्लिशमेंट करी थी। और ये जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत को चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 बीस में क्या करा था, स्टार्ट किया था। अगर हम लोग बात करें ग्रिगोरियन कैलेंडर की, तो ये 1582 में, जिसका नाम था पोप ग्रिगोरी, ओके, इसका नाम था पोप ग्रिगोरी 13, पोप ग्रिगोरी 13, इसने इसको क्या करा था, एक तरीके से स्टार्ट किया था। तो ये आप लोग याद रखना, हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? ए है। ओके, तो ये आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन? जो पेस मेकर है वो किस ऑर्गन से रिलेटेड है? तो आपको पता है पेस मेकर क्या है, हार्ट से रिलेटेड है। अब ये क्या करता है, ये ना इलेक्ट्रिकल पल्सेस देता है, ताकि जो आपका हार्ट रेट है वो मेंटेन रहे। ओके, जो आपका हार्ट रेट है वो एडजस्टेड रहे, इसलिए क्या देता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस देता है। तो पेस मेकर हो गया आपका हार्ट से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ब्रेन का जो डॉक्टर होता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये एग्जाम में आता है। लीवर के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं हेपाटोलॉजिस्ट। ओके, हेपाटोलॉजिस्ट, ये आप लोग याद रखना। किडनी के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके, और ब्रेन के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? तो हम में से आपको पता होगा, हमारी जो बॉडी है उसमें हम लोग किसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपका सही आंसर है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये कभी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे सीधा टिक मारना है, ब्रेन। ओके, अब ब्रेन टिक मारोगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछ लेगा कि ब्रेन के कौन से भाग में होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, हम लोग कैसे लिखेंगे? तो जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें सारा का सारा लिखा हुआ है। ओके, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर यहाँ पे आपको आयोडीन की कमी हो गई तो आपको ये थायराइड ग्लैंड जो होगा ये फूल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं गोइटर, जिसे हम बोलते हैं घेंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारी बॉडी के ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को क्या करता है, एक तरीके से रेगुलेट करता है। ये भी एग्जाम में आता है। अगर मैं आपसे बात बोलूं कि जब इंसान क्या करता है, दारू पीता है, अल्कोहल पीता है, तो उसका कौन सा माइंड का दिमाग का कौन सा भाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता? तो यहाँ पे जो सेरिब्रम है ना, ये जब दारू पीता है इंसान, जब अल्कोहल पीता है, तो ये इसका ये वाला पार्ट इफेक्ट होता है, और यही हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन भी करता है। तो हमारा आंसर होता है ए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन? तो ह्यूमन ने सबसे पहला जो मेटल था वो कौन सा यूज किया था? दैट इज कॉपर। ओके, अब ये जो कॉपर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेटल है। ओके, अब जो इंसानों ने सबसे पहला जो पेट एनिमल था उसे
कौन सा पेट एनिमल को सबसे पहले, मतलब किस एनिमल का यहाँ पे डोमेस्टिकाइजेशन किया था, उसको पेट बनाया था, पालतू बनाया था, तो यहाँ पे होगा आपका डॉग। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि इंसानों के द्वारा सबसे पहली फसल, तो फर्स्ट क्रॉप कौन सी थी, तो ये आप लोग याद रखना, वीट जिसे हम बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है, जो ब्रास होता है, ये ब्रास किसका मिक्सचर होता है, तो ये होता है कॉपर प्लस जिंक का। अब यहाँ पे आप देखोगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ब्रास के बाद आपका आएगा ब्रोंज, तो ब्रोंज किसका है, ये है कॉपर का प्लस जिंक का। ओके, तो ये कॉपर प्लस टीन का, सॉरी जिंक का आपका हो गया ब्रास, ब्रोंज हो गया आपका कंप्यूटर कॉपर प्लस टिन। तो ये आपको मैंने दोनों बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जो भारत की संसद है, उस संसद में हमने क्या करना है, एक पार्लियामेंट, क्या करना है, पर्टिकुलरली पार्लियामेंट का गठन करना है, संसद बनानी है एक, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ पर हम लोग चुन के भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये है हमारा आर्टिकल ए यानी कि 79। अब ये जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो लोकसभा होती है लोअर हाउस होती है, राज्यसभा जो होती है अपर हाउस होती है, प्लस यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो ये आप लोग याद रखना, भारत की पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। आर्टिकल 80 किससे रिलेटेड है, तो ये है राज्यसभा से, जैसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, जहां पे 250 मेंबर मैक्सिमम होने चाहिए, लेकिन करंट की स्ट्रेटेजी, जो करंट की जो स्टेटस है वो है 233 मेंबर प्लस 12 इसमें क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, ये आपको पता है। आर्टिकल 81 क्या है, आर्टिकल 81 है लोकसभा, जिसमें हम इसे क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। ये भी आप लोग याद रखना, इसमें मैक्सिमम 550 मेंबर होने चाहिए, ये बोला गया है, लेकिन करंट में क्या स्थिति है, टू 543। अब 543 पहले 545 थे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था कि दो मेंबर हमेशा यहाँ पे किससे होते थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे, लेकिन इनको 104th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 26 जनवरी 2020 में सीज कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन समुदाय का है वो नॉमिनेट नहीं होगा सांसद के रूप में लोकसभा में। ओके, आर्टिकल 82 क्या है कि जब कभी भी सेंसस होंगे उसके बाद हम लोग रीएडजस्टमेंट करेंगे सीट्स का। तो यहाँ पे आपको पता है 2026 तक जो तरीके से सीट है हमारी किसकी पार्लियामेंट में, वो क्या है, फिक्स है, फ्रीज है। तो ये आप लोग याद रखना कि जो आर्टिकल 82 है, आर्टिकल 82 पर्टिकुलरली ये है कि सेंसस के बाद हम लोग, हर सेंसस के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कितनी सीट्स बढ़ानी चाहिए। व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है उनकी पुरानी सैलरी। तो अभी वर्तमान में सैलरी कितनी है, ये है 5 लाख रुपए। तो ये आप लोग याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3.5 लाख, तो ये है गवर्नर्स की, राज्य के जो गवर्नर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2.8 लाख, तो ये होती है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ओके, डी वाई चंद्रचूड़, तो ये किसकी है, यह पे है आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2.5 लाख ना बहुत लोगों की होती है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, मैं आपको बताता हूँ। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक तो ये उनकी सैलरी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चीफ जज ऑफ स्टेट, जो स्टेट का चीफ जस्टिस होगा उसकी सैलरी होगी ये। यूपीएससी का जो चेयरमैन होगा उसकी सैलरी होगी ये। और भारत का इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी सैलरी होगी ये। और ये होगी सीआईसी की, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि हम किसका बोलते हैं इसको, मुख्य सूचना आयुक्त, उसकी भी सैलरी 2.5 होगी। तो 2.5 सैलरी बहुतों की होती है, तो ये आप लोग याद रखना। हमारा आंसर क्या है इसमें, डी है। एस्ट्रोनॉट सी द आउटर स्काई इन विच कलर, तो एस्ट्रोनॉट कौन से कलर में देखते हैं, तो ये आपको पता है ब्लैक कलर में देखते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉट की, तो पहला एस्ट्रोनॉट कौन था दुनिया का, वो था यूरी गागरिन। ये यूरी गागरिन कहाँ का था, तो ये था यूएसएसआर का। अब ये 1961 में ना वोस्टक वोस्टक वन जो इसकी स्पेस शटल था, ये उससे गया था, ये आप लोग रखना। स्पेस ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर जो धरती है वहां पे 100 किलोमीटर ऊपर चले जाए स्पेस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन लाइन, जिसको हम बोलते हैं कार्बन लाइन, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्पेस में जाने वाला व्यक्ति। ओके, तो ये आप लोग याद रखना कि कोई भी व्यक्ति जो 100 किलोमीटर ऊपर चला गया है, चाहे वो कैसे भी गया हो, हम उसे बोलेंगे स्पेस ट्रेवलर। ओके, और भारत की तरफ से जो पहला व्यक्ति थे जो मून में गए थे, या फिर हम ये बोलेंगे पहला व्यक्ति जो कहाँ पे गया था, स्पेस में गया था, तो वो थे राकेश शर्मा, जो कि कब गए थे, 1984 में गए थे, ये इंडियन एयरफोर्स में थे। ओके,
चलिए, मेट्रो ट्रेन की यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई। जो मेट्रो ट्रेन है वो भारत में कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो कब भी मैं आपको बता दूंगा। तो कोलकाता में सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। किसने करी थी? इंदिरा गांधी जी ने करा था। कब करा था? 24 अक्टूबर को। अगर मैं बात करता हूँ जो हमारा मेट्रो ट्रेन है इसका हेडक्वार्टर अलग से दिया गया है, तो ये भी कोलकाता में ही है। वर्तमान में मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत के कितने रेलवे जोन्स हैं, तो ये 19 रेलवे जोनों में बटा हुआ है। 18+1 कौन सा है यहाँ पे? एक तरीके से मेट्रो ट्रेन हेडक्वार्टर। अब मैं आपको बता दूं जो कोलकाता मेट्रो है ना, ये भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो रेल है। अंडरग्राउंड मेट्रो रेल है। ओके, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है? तो ये है नॉर्थ, क्या होगा यहाँ पे आपका, साउथ कोस्ट रेलवे। ओके, साउथ कोस्ट रेलवे किसके लिए बनाया गया था? आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है इसका हेडक्वार्टर। पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो पहले रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथाई। ओके, वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो वो है अश्वनी वैष्णव। अब आप लोग ये चिंता मत करना कि सर आपने तो लिखा है नहीं, आप लोग बहुत तेज लिखा रहे हो या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है। पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में सारा कुछ लिखा होगा एज इट इज, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ओके, इन विच ईयर इंडियन रेलवे वॉज स्टैब्लिश? तो इंडियन रेलवे को कब स्टैब्लिश किया था? तो यहाँ पे 1853 इज द राइट आंसर। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। ओके, पहला जो रूट था, जो फर्स्ट रूट था वो कहाँ था? बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर का रूट था, जिसे हम बोलते हैं 21 माइल। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? तो हम इसे बोलते हैं ट्रेन 18। ओके, ट्रेन 18, जिसका नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। जब इसका यहाँ पे क्या होने वाला था, ट्रायल होने वाला था, तो इसने 181 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली थी। लेकिन भारत में इसको 130 किलोमीटर पर आवर में क्या करा गया है? फ्रीज करा गया है। तो ये आप लोग याद रखना। इसका सबसे पहला जो रूट था वो था दिल्ली से वाराणसी के बीच में। ये भी आप लोग याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर हम बात करें यहाँ पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे हम बोलते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, तो भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ पे किसकी मदद से आ रहा है? तो जापान की मदद से आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। तो याद रखना, अहमदाबाद का साबरमती रेलवे स्टेशन और मुंबई का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका? बांद्रा कुर्ला स्टेशन। इन दोनों के बीच में भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बजट इज यूज्ड इन इंडिया? भारत में कौन सा बजट हम लोग यूज करते हैं? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेफिसिट बजट हम लोग यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भारत का पहला बजट कब आया था। तो भारत का पहला बजट आया था 1860 में। कौन लेके आया था? तो ये लाया था जेम्स विल्सन। अब जेम्स विल्सन को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन बजटिंग भी कहते हैं। सबसे मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट किया था? तो ये था मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट को प्रेजेंट किया है। अब मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहला बजट स्वतंत्र भारत का, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला बजट कब आया था? तो 1947 में। उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे शनमुगम शेट्टी, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे पहली महिला जिन्होंने बजट को पेश किया था, तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ओके, इंदिरा गांधी थी। इन्होंने क्या करा था? 1971 का बजट पेश किया था। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि लॉन्गेस्ट बजट स्पीच अभी तक किसकी है, तो 2020-21 का जब यहाँ पे बजट पेश हो रहा था, निर्मला सीतारमन का सबसे हाईएस्ट अभी क्या है? एक तरीके से आप ये बोल सकते हो लॉन्गेस्ट बजट स्पीच है, 2 घंटे 42 मिनट का है। ओके, ये आपको पता है। यहाँ पे इस टाइम ये बेहोश भी हो चुकी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुआ द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होगा। यहाँ पर राकेश शर्मा तो होना ही नहीं चाहिए जब वुमेन आ गया तो। ओके, कल्पना चावला। कल्पना चावला इंडो अमेरिकन थी। ये आप लोग याद रखना। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? करनाल में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपोलो 11, ये कोलंबिया, मैं आपको बताता हूँ कोलंबिया क्या था? एक तरीके से स्पेस शटल था। अब ये ब्लास्ट हो गया कब? 1 फरवरी 2003 में, और इसी में ये बैठी हुई थी और सारे के सारे लोग इसमें मर गए। अब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार गई थी, तो ये 1997 में सबसे पहली बार स्पेस में गई थी। उसके बाद ये जाते रहते थे, और ये जो हादसा होता है 1 फरवरी को होता है। करनाल में रहती थी, हरियाणा में। तो ये आप लोग याद रखना। अगला है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? और सिंपल है, द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? नेदरलैंड में पड़ता है। पहली बात तो नेदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है एम्स्टरडेम। ओके, जो आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, इसका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो होता है 9 वर्षों का।
9 इयर्स का। अब वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की तरफ से जज कौन है, तो वो है दलबीर सिंह भंडारी। ओके, दूसरे टर्म के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वॉशिंगटन डीसी में किस किस के हेडक्वार्टर हैं, तो ये हैं वर्ल्ड बैंक के एंड आईएमएफ के। ओके, अब ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ याद रखना आप लोग कि यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ पे अंशुला कांत, ओके, CUNMD, और यहाँ पे इंदरमीत गिल, उन दोनों का नाम आप लोग याद रखना। राजी अभी यहाँ पे अजय बंगा का नाम भी बहुत जल्दी जुड़ने वाला है, करंट अफेयर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आईएमएफ का क्रिस्टलिना गोर्जिवा, और डेप्यूटी MD कौन है यहाँ पे इसकी वर्तमान में, तो गीता गोपीनाथ। चलिए, अगर मैं बात करूँ पेरिस में, तो पेरिस में किसका है हेडक्वार्टर, तो ये है यूनेस्को का। और अगर मैं न्यूयॉर्क में बात करूँ, तो न्यूयॉर्क में तो एक तो UNO का है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑब्जर्व्ड एज हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था, 2006 में मनाया गया था। ओके, हम कौन से दिन को हिंदी दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को। हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं ना, 7 सितंबर से 14 सितंबर तक चलता है। हिंदी पखवाड़ा का मतलब है हिंदी सप्ताह। ओके, तो 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस। अब ये जो स्टार्ट किसने करा था, तो ये स्टार्ट करा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्यों स्टार्ट करा था, क्योंकि 14 सितंबर को 1975 को नागपुर में क्या हुआ था, हमारा पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसी को मद्देनजर रखते हुए 14 सितंबर को हमने क्या बोला है, हिंदी दिवस मनाएंगे। हिंदी दिवस भारत वाला है, वर्ल्ड हिंदी डे अलग आता है, वो अभी आपका आगे एक क्वेश्चन आने वाला है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू इन्वेंट रॉकेट। भारत में रॉकेट का निर्माण, आविष्कार करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, टीपू सुल्तान। इसे हम बोलते हैं मैसूर का शेर, टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कब मरा था टीपू सुल्तान, तो ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 में इसकी डेथ हो जाती है, इसको अंग्रेज मार देते हैं। कभी आपसे टीपू सुल्तान से क्या पूछा जाता है, टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या थी, तो ये थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में। टीपू के फादर का नाम क्या है, तो ये है हैदर अली। हैदर अली के बाद यही राजा बनता है। ओके, तो इसने सबसे पहली बार रॉकेट, यानी कि जो रॉकेट एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना, उड़ती हुई चीज, उड़ता हुआ गोला बारूद, सबसे पहली बार इसने इन्वेंट किया था, जो कि लड़ाई में इन्वेंट किया था। चलो, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट गवर्नर जनरल की यहाँ पे बात करता हूँ मैं, तो हेक्टर मुनरो। हम लोग सबकी बात करेंगे, हेक्टर मुनरो कौन था, तो देखिए, एक होता है बैटल ऑफ बक्सर, इसकी डेट याद रखना, एग्जाम में पूछेगा आपसे, 1764। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में आपको पता है यहाँ पे ट्रिपल अलायंस थी, और उसके बाद एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो कमांडर थे आर्मी के, वो कौन थे, हेक्टर मुनरो थे। बैटल ऑफ बक्सर बता दिया आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी बता दिया आपको, तो ये इसके क्या थे, एक तरीके से यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कमांडर थे। विलियम बेंटिंक, अब मैं आपको बता दूं, 1833 में इन्हें बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, तो 1757। 1757 क्या है, 23 जून 1757 में होती है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में होती है, तो ये होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उद दौला, जो कि था नवाब ऑफ बंगाल। सिराज उद दौला को हरा दिया गया, और ईस्ट इंडिया की तरफ से जो कमांडर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड कैनिन, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत में कंप्लीटली क्राउन, यानी कि महारानी का राज हो गया, और क्राउन ने वॉइसराय के रूप में सबसे पहला वॉइसराय किसको भेजा, लॉर्ड कैनिन को भेजा था। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद मैक्सिमम कंट्रीज। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो चाइना है, ये मैक्सिमम कंट्रीज के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है। कितनी कंट्रीज हैं, 14 स्टेट्स हैं। अब 14 कंट्रीज हैं बेसिकली, और सबसे ज्यादा किस साथ करती है, तो ये करती है मंगोलिया। ओके, ये मंगोलिया के साथ हम लोग जो आर्मी एक्सरसाइज करते हैं वो है नोमैडिक एलिफेंट। ये मंगोलिया वही है, चंगेज खान का देश। ओके, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। अब यहाँ आपको बताता हूँ मैं आपको, इंडिया, इंडिया 7 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और 2 कंट्रीज के साथ अपना वाटर, यानी कि एक तरीके से पानी वाला जो बाउंड्री है उसको शेयर करता है। कौन कौन सा है, मालदीव और श्रीलंका। अब इंडिया जो सबके साथ 7 कंट्रीज के साथ जो यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, उसमें सबसे ज्यादा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। कितने करता है, 4096 किलोमीटर की। अगला है, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मूसी रिवर। ये मूसी रिवर ना कहीं से निकलती नहीं है, 2 नदियां आकर मिलती हैं तब जाकर ये मूसी रिवर बनती है। तो मूसी रिवर इज द राइट आंसर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, त्रियंबक प्लेट्यू, जो कि नासिक में है। ओके, सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है अमरकंटक से, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी गंगा से पटना में जाकर मिलती है।
चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मेनली फाउंड इन बायोगैस। तो बायोगैस में इनमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा मिलती है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है मीथेन। अब ये हो गया आपका आंसर। आपको और भी चीजें मैं आपके बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन की कोई गंध नहीं होती, इसीलिए हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, देखना आप हमारे लाइटर में, सिगरेट के लाइटर में, एलपीजी गैस में। एलपीजी गैस में तो प्रोपेन और ब्यूटेन सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। प्रोपेन ये भी क्या होती है, ऑर्डरलेस, यानी कि कोई दुर्गंध नहीं आती इसकी। हम इसको प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं, एग्जाम में आता है। चलिए बात एलपीजी की हो रही तो बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। एलपीजी में सबसे मैक्सिमम होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एलपीजी का मैक्सिमम कंटेंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो ये होता है सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट। ये कहाँ से निकलता है, आपकी कार के पेट्रोल डीजल सबसे निकलता है, कोल से निकलता है, तंबाकू जो सिगरेट पीते हैं वहां से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एलपीजी। एलपीजी जैसे लीक होने वाला होता है तो पता चलता है कि एलपीजी लीक होने वाला है। इसकी जो दुर्गंध होती है वो किससे आती है, तो ये इथाइल मरकैप्टन। ये जो इथाइल मरकैप्टन होते हैं ना, इसकी एक बार एग्जाम में पूछा गया गंध कैसी होती है, तो रोटन एग, ठीक है, रोटन एग, सड़े हुए अंडों की तरह इसकी क्या होती है, दुर्गंध होती है। चलिए अगला है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम इट्स एक्सिस फ्रॉम विच डायरेक्शन। तो अर्थ अपनी जो रोटेट करता है वो कौन से डायरेक्शन में करता है, तो ये बहुत सिंपल है, आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो अर्थ की रोटेशन स्पीड होती है वो कितनी होती है, 1600 अप्रॉक्स किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। अगर कभी आपसे अर्थ का सरकमफ्रेंस पूछ लिया जाए तो आप कितना करेंगे, 40,000 किलोमीटर करेंगे। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्थ का रोटेशन का टाइम कितना है, एग्जैक्ट टाइम, तो ये है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड। ये आपका एग्जैक्ट टाइमिंग है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि जो अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सेस पर, ये सबसे पहली बार किसने कहा था, तो ये था कॉपरनिकस। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर अमेजन कंपनी वाज एस्टैब्लिश। तो अमेजन कंपनी को 1994 में जेफ बेजोस ने इसको स्टार्ट किया था। सबसे पहले जब अमेजन कंपनी बनी थी तो ये क्या थी, ये एक बुक कंपनी थी, बुक बेचने वाली कंपनी थी। अमेजन ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करा कि यहाँ पे 2000 में इन्होंने एक अपनी स्पेस कंपनी खोली, इसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ये एग्जाम में आता है कि ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है, तो ये अमेजन की कंपनी है। गूगल को 19 कब 1998 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने स्टैब्लिश किया था। 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को स्टार्ट किया था। 2010 में क्या करा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम को स्टैब्लिश किया गया है। तो ये एग्जाम में आपका आएगा। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, तो ये किसने कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या बोला है, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ओके। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है स्वराज इज माय बर्थ राइट। तो राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कब बोला है इसको, 1916 में बोला है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या बोला था, ऐसी जवानी किसी काम की नहीं जो अपने मातृभूमि के काम ना आ सके। चलिए जैसा कि मैंने आपको, ये आंसर आपका हो गया बाल गंगाधर तिलक। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला जय जवान जय किसान, इसमें जय विज्ञान जोड़ा था किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अंत में नरेंद्र मोदी ने जोड़ दिया जय जवान जय किसान। फिर आता है आपका जय विज्ञान, इसका आता है जय अनुसंधान। तो ये किसने जोड़ा है, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए, विच वाज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो पहला हिंदी भाषा का लैंग्वेज न्यूज़पेपर कौन सा है, तो ये है बंगाल गैजेट। नहीं, हिंदी का नहीं, ये इंग्लिश का होगा बंगाल गैजेट। कौन सा है, उद्दंड मारदंड, उद्दंड मारदंड है आपका फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर। अब इसे किसने स्टार्ट किया था, ये आता है एग्जाम में, तो जुगल किशोर। जुगल किशोर ने 1826 में स्टार्ट तो किया था, लेकिन एक साल बाद ये बंद हो गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। अनाशक्ति योग किसने लिखी है, गांधी जी ने लिखी है। बंगाल गजट किसने लिखी है, पहला इंग्लिश का न्यूज़पेपर है भारत का ये, इसे लिखा है जेम्स अगस्टस हिक्की ने। ओके, कब लिखा है, 1779 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो उद्दंड मॉडर्न इज द राइट आंसर। आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन विच गैलेक्सी। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है ये कौन सी गैलेक्सी में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, मिल्क वे गैलेक्सी, मिल्की वे। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आकाश गंगा किस टाइप की गैलेक्सी है, तो आप बोलना स्पाइरल गैलेक्सी है। गैलेक्सीज कितने टाइप की होती है, तो ये होती है इलिप्टिकल, स्पाइरल और इरेगुलर। तो इलिप्टिकल मतलब होता है क्या, चपटा। स्पाइरल का मतलब होता है सर्पिल आकार का, इरेगुलर मतलब होता है बे आकार, किसी कोई आकार का नहीं है। अब कभी आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके सबसे करीब में कौन सी गैलेक्सी है, तो एंड्रोमीडा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं देवयानी। तो ये एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन विच लैंग्वेज।
तो इन्होंने रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी थी? तो सबसे पहली बात क्वेश्चन आएगा, तुलसीदास किसके कंटेम्प्रेरी थे, किसके समकालीन थे? तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप बोलना अकबर, अकबर के समकालीन थे। तो इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा है। अब कभी आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि जो तुलसीदास है इनका रियल नेम क्या होगा, तो बोलना आप राम बोला, राम बोला दुबे, इनका जो था रियल नेम था। अब कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो हनुमान चालीसा है ये किसने लिखी थी, तो ये भी किसने लिखी थी, तुलसीदास ने लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज वुन मैक्सिमम गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। बहुत सिंपल है, ये आप सभी को पता होगा कि जो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा जो हमने यहाँ पे गोल्ड जीते हैं वो जीते हैं हॉकी में, तो ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ से अगर आपसे बात कर लूं मैं, ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे? सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए थे। कहाँ पे हुए थे? ओलंपिया, ओलंपिया कहाँ पे था? ग्रीस। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आता है मॉडर्न ओलंपिक्स की बारी। तो मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट होते हैं? 1896 में स्टार्ट होते हैं। कहाँ पे स्टार्ट होते हैं? एथेंस में स्टार्ट होते हैं, ग्रीस। एथेंस कहाँ पड़ता है? ग्रीस में पड़ता है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है, कब होती है? 1894 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? लौसाने। लौसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अब ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आ जाती है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को, तो ये कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। तो ये बहुत सिंपल है। नैरोबी में किसका है? यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का है। लियोन में किसका है? तो लियोन में आपको मिलेगा इंटरपोल का। जेनेवा में तो WTO, WHO, ILO बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, अभी आपको मैं आगे लिखा दूंगा। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे? वर्ल्ड बैंक का ये हो गया आपका सी। ओके, तो वॉशिंगटन डीसी में आपका वर्ल्ड बैंक का क्या है, एक तरीके से हेडक्वार्टर है। अभी वर्ल्ड बैंक की बात भी चल रही है करंट अफेयर में कि जो राजीव बंगा है उनको हम क्या बनाएंगे, एक तरीके से इसका नॉमिनेट करा है, अभी तक ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। अंशुला कांत याद रखना आप लोग पक्का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी रिसेंट 2 दिन पहले का करंट अफेयर है कि यहाँ पे जो परमेश्वरम अय्यर थे, क्या थे? नीति आयोग के CEO, इनको यहाँ पर कहाँ भेजा गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाकर वर्ल्ड बैंक में भेजा गया है। ओके, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक लोगो? तो ओलंपिक के लोगो में आपको इनमें से कौन सा कलर नहीं दिखेगा? सबसे पहले आप शॉर्ट फॉर्म याद रखो, RBG हो गया, ठीक है, RBG हो गया, फिर हो गया यहाँ पे आपका येलो एंड ब्लैक। तो रेड ब्लू ग्रीन येलो ब्लैक, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो ये ब्राउन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इंडिविजुअली किसको मिले हैं, तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं, अभी तक 23 गोल्ड मेडल मिले हैं। यहाँ पे कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, माइकल फेल्प। माइकल फेल्प ये स्विमर है, कहाँ के? अमेरिका के। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एक ही गेम में सबसे ज्यादा, एक ही बार में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति भी यही है। 2008 में इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते थे स्विमिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इनमें से कौन से कंट्री में ओलंपिक 2020 हुए थे? पहली बात तो कोविड के कारण ये 2021 में हुए। कहाँ पे हुए? टोक्यो में हुए। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितनी यहाँ पे टोटल टीम्स कितनी थी? 206 थी। अब ये जापान में होने वाला चौथी बार, यानी कि चौथी बार यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे ये ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये थी कि भारत की तरफ से पहली बार फ्लैग बेरर, जो कि फ्लैग पकड़ते हैं, जो कि ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो मैरी कॉम, ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। और भारत के हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह, ये दोनों क्या थे? फ्लैग बेरर थे। लेकिन जब एंड होता है तो वहां पे एक और सेरेमनी होती है, एंडिंग सेरेमनी में झंडा किसने पकड़ा था? तो बजरंग पुनिया ने पकड़ा था। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। भारत की रैंकिंग इस ओलंपिक में क्या रही थी? तो 24th रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, भारत के लिए सबसे पहला मेडल कौन लेके आया था इस ओलंपिक में? तो मीराबाई चानू लेके आई थी वेट लिफ्टिंग में। चलिए अगला है, हु रोड द फेमस सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? यही है रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। अगर मैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं टैगोर लिख देता हूँ, तो टैगोर क्या है? नेशनल पोएट हैं। इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था। ओके, ये आप लोग याद रखना। और इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। और श्रीलंका का भी जो नेशनल एंथम है इन्होंने कंपोज किया था। इनको 1913 में इनकी जो पुस्तक है, जो इनकी जो एक तरीके से पोएम्स का कलेक्शन है गीतांजलि, उसके लिए यहाँ पे 1913 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। अब ये झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्यामलाल गुप्त
पार्षद ने लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है कि जो हमारा नेशनल एंथम है, इस नेशनल एंथम को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। अब जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, चट्टोपाध्याय भी इनको ही बोलते हैं, इन्होंने आनंद मठ लिखी है। इस आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, वंदे मातरम। ओके, और ये वंदे मातरम इन्होंने किस भाषा में लिखा था? तो ये बंगाली संस्कृत में लिखा था इन्होंने। ओके, और ये जो मौलाना हसरत मोहानी है ना, इन्होंने क्या बोला है? इनकलाब जिंदाबाद, इन्हीं का ही कहना है। इसका आंसर था श्यामलाल गुप्त पार्षद। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम द ब्लड? तो ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करने वाला कौन सा बॉडी का पार्ट है? तो ये आपको पता है, किडनी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 4.5 से 8.0 डिपेंड करता है आपने क्या खाया पिया है। ह्यूमन यूरिन, जो ह्यूमन यूरिन होता है, इसमें मैक्सिमम क्या होता है? तो 95% तो आपको वाटर मिलेगा और यूरिया आपको मिलेगा 2%। ये एग्जाम में आता है। किडनी में आपने देखा होगा, किडनी में आपको स्टोन्स देखने को मिलेंगे। ये स्टोन्स आपको यूरिनरी ब्लैडर में भी देखने को मिलेंगे। ये जो स्टोन्स होते हैं, इनका केमिकल नेम क्या है? तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? तो ये बजाते थे शहनाई। अब ये जो शहनाई बजाते थे ना, इनको 2001 में भारत रत्न भी दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखना। संतूर के लिए सबसे फेमस है रवि पंडित शिव कुमार शर्मा। ओके, पंडित शिव कुमार शर्मा। वीणा कौन सा मुगल शासक बनाता था? तो ये औरंगजेब इसको बजाता था। ठीक है, तबला के लिए कौन है? जाकिर हुसैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री? तो हिमाद्री कौन सा होता है? तो ये होता है ग्रेटर हिमालय। आपने देखा होगा जो माउंटेन है, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हिमालयाज की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा ट्रांस हिमालय, फिर आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल और शिवालिक। शिवालिक सबसे लास्ट वाले हैं। ओके, तो ये शिवालिक आप लोग मैनाक पर्वत भी इसको बोलते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में आता है। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जो क्वेश्चन नहीं, इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो हिमालयाज हैं, ये जो हिमालयाज की अगर मैं बात करता हूँ, हिमालयस माउंटेन रेंज की, तो ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। इनकी लेंथ क्या है? 2400 किलोमीटर है। ओके, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8858, 8858 किलोमीटर, सॉरी नॉट किलोमीटर, मीटर। इसका ओल्ड नाम क्या था माउंट एवरेस्ट का? ये था पीक 15। ओके, नेपाल में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सागर माथा, नेपाल में बोलते हैं। पहला व्यक्ति जो हिमालय यानी कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ा था, तो ये थे एडमंड हिलेरी और उसके सहायक तेंजिंग नॉर्गे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? तो इनमें से सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? क्या विंध्यास है, वेस्टर्न घाट, अरावली या फिर सतपुड़ा? तो अरावली इज द राइट आंसर। तो ओल्डेस्ट अरावली है। अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये है गुरु शिखर। ओके, अरावली से कौन सी नदियां निकलती है? तो ये निकलती है बनास, लूनी और साबरमती। ये एग्जाम में आता है। सतपुड़ा, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़ है। विंध्यास, विंध्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विंध्यास का आपको मिल जाएगा यहाँ पे गुडविल पीक। ओके, गुडविल पीक इसको बोलते हैं सद्भावना शिखर। इसके सबसे हाईएस्ट क्या है? एक तरीके से ये चोटी है। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी। कई जगह पे आपको दोदा बेटा भी देखा हुआ मिल जाएगा। तो अनाईमुडी साउथ की भी सबसे हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे आकर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी माउंटेन रेंज में। ओके, चलिए अगला है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस होता है, ये हमारे कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है? इफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो ये किसको करता है? लिवर को करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लिवर को करता है जॉन्डिस। स्टमक में कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं तेजाब। ओके, यही क्या करता है? एक तरीके से बाइल जूस आप बोल सकते हो। किडनी में, किडनी में आपको बता चुका हूँ स्टोन होता है। लंग्स में क्या होता है? अस्थमा। लंग्स में खराबी होने से अस्थमा हो सकता है। ब्रोंकाइटिस भी इसी से ही होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जॉन्डिस के लिए? जॉन्डिस के लिए आपको मिलेगा ए, यानी कि लिवर। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ईयर द ग्लोबल टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट कब बनी थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कब बनी है? देखिए क्या है यहाँ पे आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 1975 में माइक्रोसॉफ्ट बनी थी। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ 1911 की, तो 1911 में इंटरनेशनल बिजनेस मन जिसे हम बोलते हैं आईबीएम की स्टैब्लिशमेंट हुई है। इसके सीईओ कौन है? ये है अरविंद कृष्णा। 1976 में क्या है? एप्पल है। एप्पल की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, किसने करा था? स्टीव वॉजनाइक, स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन ने। अगर मैं बात करता हूँ 1998 की, तो गूगल की स्टैब्लिशमेंट करी थी लारी पेज ने और सर्जी ब्रिन ने। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे?
हमारा आंसर 1975 इज द राइट आंसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट। किंग अशोका कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क से इन्फ्लुएंस थे बहुत ज्यादा? संघमित्रा इनकी बेटी थी, याद रखना आप लोग। गौतम बुद्धा तो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है। 563 में ये पैदा हुए थे, 483 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना, एग्जाम में कई बार आता है। कहाँ पे मरे थे? तो कुशीनगर में मरे थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे। पाटलिपुत्र में नहीं, ये पैदा थे कपिलावस्तु में, लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए थे। 80 वर्षों का इनका जीवन था। इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके बेटे का नाम था राहुला। उपगुप्त से ये काफी क्या थे, एक तरीके से इन्फ्लुएंस थे, तो ये होगा आपका राइट आंसर। मैत्रेय क्या है? मैत्रेय होता है फ्यूचर बुद्धा, जो कि दुनिया को बचाने के लिए आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज इलिटरेट? तो कौन सा मुगल राजा यहाँ पे अनपढ़ था? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जहांगीर का टाइम पीरियड क्या है, औरंगजेब का, बाबर का और अकबर का। वैसे तो अकबर है इसका राइट आंसर, कि अकबर अनपढ़ था। सबसे पहले आता है बाबर। 1526 में होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो ये 4 साल राज करता है और 1530 में मर जाता है। 1530 के बाद वैसे तो इसका बेटा आता है, बेटे के यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हुमायूं का, तो फिर उसके बाद आपको मिलेगा अकबर। अकबर आता है यहाँ पे 1556 में, जब होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और ये यहाँ पे 1605 में मर जाता है। फिर उसके बाद आपको कौन मिलेगा? जहांगीर मिलेगा 1605 से 1627 के बीच में। इसके बाद इसका बेटा शाहजहां आता है 1628 से 1658 तक। फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब आपको क्या टाइम पीरियड मिलेगा? आपको 1658 से 1707। अभी ये एग्जाम, ये रिसेंटली सीजीएल 2022 के मींस में अभी आ रखा, जो आज एग्जाम हुआ था। ओके, ये आ रखा है कि कब इसकी डेथ हुई थी। हु हैज एस्टैब्लिश द सिटी अमृतसर? तो अमृतसर सिटी किसने बसाई थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो वैसे तो आपका आंसर है गुरु रामदास। ओके, अब ये गुरु रामदास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप समझ लेना अमृतसर इन्होंने ही बसाया था। ये गुरु तेग बहादुर ना, ये थे 9th सिख गुरु। इनको मरवाया किसने था? इनको मराया था औरंगजेब ने, क्योंकि इन्होंने दारा सिखों का साथ दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। गुरु अर्जन देव को मरवाया था किसने? यहाँ पे जहांगीर ने। कब मराया था? 1606 में मरवा दिया था जहांगीर ने। ओके, जहांगीर ने मरवाया था, और ये थे 5वें सिख गुरु। अब अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गुरु स्टार्टेड द लंगर सिस्टम? ये लंगर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुरु नानक देव ने ही लंगर सिस्टम स्टार्ट करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग वेदा टॉक अबाउट द मैजिकल चैंट्स? यानी कि यहाँ पे जादू टोना से रिलेटेड कौन सा आपको यहाँ पे वेदास मिलेगा? ऋग्वेदा में आपको यहाँ पे मंत्र मिल जाएंगे, मंत्र और चैंट्स मिल जाएंगे। अथर्ववेद, आयुर्वेद आपको यहाँ पे मिलेगा, और मैजिकल चैंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सामवेद इज फॉर म्यूजिक, यजुर इज फॉर यज्ञ, यज्ञ कैसे करने हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। ओके, तो ये अथर्ववेद इज द राइट आंसर। इस अथर्ववेद में आयुर्वेद भी है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है कई बार। अथर्ववेद में यहाँ पे आपको आयुर्वेद भी मिलेगा। सामवेद में आपको सारे गामा पाधा निशा जो धुन होती है वो भी यहीं से आई है। सामवेद इज द बेस ऑफ इंडियन म्यूजिक। अथर्ववेद इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड? 5 ईयर प्लान स्टार्ट करने वाला पहला देश यूएसएसआर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बाद में 1991 92 के आसपास ये क्या बनता है? रशिया बनता है। 15 राज्यों में ये विघटित हो जाता है, यानी कि डिमोलिश हो जाता है, टूट जाता है। तो ये जो यूएसएसआर था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यूएसएसआर से ही हमने 5 ईयर प्लानिंग ली है। भारत की पहली जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो 1951 में स्टार्ट होती है, 56 में एंड हो जाती है। ओके, अब लास्ट जो 5 ईयर प्लान था हमारा वो कौन सा था? 2012 से स्टार्ट होता, 2017 के बीच में। 2017 से पहले इसको खत्म कर दिया गया था, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से यहाँ पे नीति आयोग बन के आ गया था, और नीति आयोग ने इसको एंड कर दिया था। तो 17 के बाद यहाँ पे हमारा जो 12वां पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं होती है, अब ये एंड हो चुकी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? 1951। अगला है सोशल मीडिया ऐप। आप देखोगे यहाँ पे सोशल मीडिया जो ऐप है हमारी इंस्टाग्राम, इसको कौन ऑन करता है, कौन इसके मालिक है? तो एडोब क्या है, आपने देखा होगा। पीडीएफ अगर आपको ओपन करनी है तो एडोब देखोगे। इसके सीईओ कौन है? तो ये है शांतनु नारायण। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला मैं आपको बता चुका हूँ। गूगल के सुंदर पिचाई, सारे इंडियन है। अब आपका आंसर आता है इसका, इंस्टाग्राम को फेसबुक ऑन करता है। फेसबुक का नाम क्या है? मेटा प्लेटफॉर्म। फेसबुक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फेसबुक ने 2012 में 1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीद लिया था। इसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप को भी खरीदा है। चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग कौन सी एंशियंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता था? देखिए, जो ये तक्षशिला है ना, तो ये है गांधार वाला एरिया, पेशावर, ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया। नालंदा यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश बिहार के आपको आसपास मिल जाएगा।
नालंदा यूनिवर्सिटी में ह्यूएनसांग आया था। ह्यूएनसांग कौन था? चाइनीज ट्रैवलर था जो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये नालंदा यूनिवर्सिटी में आके पढ़ के गया था, बौद्धिज्म के बारे में यहाँ पे इसकी अच्छी जानकारी मिली थी। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने करा था? एग्जाम में आता है तो ये है बख्तियार खिलजी। अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था? बहुत बड़ा एक तरीके से आर्मी जर्नल था, उसने इसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, चिढ़ता था उससे ये। अब आता है नालंदा यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिसको उसने जला दिया था, 6 महीने तक आग जलती रही थी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या नाम था उसका? धर्मगंज। ओके, रत्न सागर, रत्नोदी और रत्न रंजक उसके अलग अलग पार्ट थे। तो धर्मगंज आप लोग याद रखना कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पे आपका लाइब्रेरी है उसे हम बोलते हैं धर्मगंज। ओके, मगध और हम्पी आपकी अलग अलग चीजें हैं जो कि इतनी फेमस उस टाइम पे नहीं थी। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हिज कैपिटल इन लाहौर? बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। लाहौर में, जब मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत 1206 में स्टार्ट करता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, इसकी जो मृत्यु हुई थी 1210 में हुई थी वाइल प्लेइंग चौगान, जिसे हम बोलते हैं हॉर्स पोलो। ये एग्जाम में आता ही कई बार। इसके एक साल बाद इल्तुतमिश बनता है, क्या बोलते हैं, 1211 में। 1236 तक ये राजा रहता है। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अलाउद्दीन खिलजी कब बनता है? तो ये बनता है 1290 में। ओके, तो ये 1290 में बनता है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे जो इसका आंसर है ना, वो तो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था? जब किसकी मृत्यु हो गई थी? यहाँ पे मृत्यु हो गई थी मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हो गई थी। 1206 के बाद उसको कोई बेटा नहीं था। ये मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट करी थी दिल्ली में, और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। लाहौर से फिर बाद में दिल्ली ट्रांसफर करने वाला राजा कौन था? ये था इल्तुतमिश। तो पहले सबसे पहले क्या थी यहाँ पे? इसकी लाहौर थी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुब मीनार की हाइट बतानी है आप लोगों ने, तो ये एग्जाम में कई बार आती है। तो 72 यहाँ पे आप देखोगे, दैट इज द 72 74। कई जगह आपको अलग अलग मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा, 73 मिल जाएगा। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। इसका जो डायमीटर आपको देखने को मिलेगा नीचे से, तो ये मिलेगा 14.32, यानी कि 14.30 मीटर का डायमीटर आपको देखने को मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसने बनाया था? तो ये सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इल्तुतमिश ने इसमें जोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु, ओके, ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो ये बहुत आता है, तो ये याद रखना आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था? उनकी याद में, ओके, उनकी याद में इसको बनवाया था। किसकी याद में? मैं आपको बता चुका हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में इसको बनाया था। वो उसके गुरु थे। तो 72.5 या फिर 73 या फिर 74 आपको इसकी हाइट देखने को मिल जाती है। 3 राजाओं ने इसको मिलकर बनाया था। कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की है किस कमांड का? तो देखिए, कॉपी के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी करेंगे, आप कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी करेंगे। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे। परमानेंट डिलीट के लिए आप लोग क्या करोगे? शिफ्ट प्लस डिलीट। फिर ये सीधा जो आपका डिलीट होगा ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ओके, तो ये आप लोग याद रखना है। यहाँ पे कंट्रोल एक्स का क्या है? कट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग हिस्टोरियन हु सेड अर्थ रोटेट अराउंड द सन? तो ये किसने बोला था कि अर्थ जो है रोटेट करता है सन के चारों ओर? तो यहाँ पे कौन थे वो? तो वो थे निकोलस कॉपरनिकस। ये हेरोडोटस कौन है? ये है फादर ऑफ हिस्ट्री। एरोस्थेनेस कौन है? तो ये है फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोस लेमेंटर ने क्या दिया था? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी दी थी। ओके, ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? महाविस्फोटक का सिद्धांत। कैसे जो एक तरीके से ब्रह्मांड है उसका जन्म हुआ था। ये जॉर्ज लेमेंटरी कौन थे, क्या थे? एग्जाम में आ रखा है। तो ये थे जॉर्ज, ये थे बेल्जियम के रहने वाले, और ये थे प्रीस्ट, पादरी बोलते हैं ना चर्च में, तो वो थे ये। हु कंस्ट्रक्टेड चार मीनार? तो चार मीनार किसने बनवाया था? तो ये बहुत सिंपल सा है। तो ये बनाया था कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही डायनेस्टी का। अब इसने क्यों बनाया था? 1591 में इसने इसलिए बनाया था क्योंकि हैदराबाद में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया था सक्सेसफुली। उसी से खुश होकर इसने यहाँ पे क्या बनाया था? चार मीनार बनाया था। तानसेन का जो पूरा नाम है वो क्या है, मतलब जो इसका ओरिजिनल नेम है? राम तनु पांडे। अबुल फजल बहुत बड़ा कवि था, इसने लिखी थी अकबरनामा। ये आप लोग याद रखना। अबुल फजल 9 रत्नों में से एक था। सिराजुद्दौला कौन है? ये वही बंदा है जिसको 1757 में और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा था? बैटल ऑफ प्लासी में मार गिराया था। किसकी हेल्प से? मीर जाफर की हेल्प से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कौन से दिन को हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में ये क्या करते हैं, एक तरीके से याद करते हैं? तो याद रखना आप लोग, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को क्या करा था? यहाँ पे 28 फरवरी को 1928 में सीवी रमन, जो कि इंडियन फिजिसिस्ट थे, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट दिया था। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जिसको पता है ना,
रमन इफेक्ट की खोज करी थी, उसी दिन को मार्क करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला है, नेशनल साइंस डे बोला है। 1 मई को क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर डे होता है। 29 अगस्त को क्या होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। अगला क्वेश्चन इसी का ही है। 14 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ओके, हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम किसकी याद में मनाते हैं, तो ये आप लोग याद रखना। अब ये आप मुझे कमेंट में बताना कि सर किसकी याद में हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं और कब मनाते हैं। मैं आपको डेट बता चुका हूँ, 29 अगस्त तो मैं आपको बता चुका हूँ। विवेकानंद की याद में हम लोग क्या मनाते हैं, विवेकानंद की याद में नेशनल यूथ डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं। कब से, सबसे कब से स्टार्ट हुआ, 1984 से स्टार्ट होता है ये। ओके, तो नागेंद्र प्रसाद ये है फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जाम में आएगा। तो अब वैसे भी आपको पता चलेगी आपको आंसर। मेजर ध्यानचंद की याद में हम लोग क्या करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइज ये थे मेरे कुछ 50 एमसीक्यूज, जिसमें मैंने आपको कम से कम 300 एमसीक्यूज तो और एक्स्ट्रा बता दिए होंगे। ओके, तो ये मैं इतना मान सकता हूँ आप लोगों से। तो आपने जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।